अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और इसके साथ साथ तमाम पाकिस्तानी देखते रहे। ऑब्वियसली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी, और इसके साथ साथ अब कोरोना केसेस के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि थोड़े से बढ़ गए हैं। जहाँ पर 500 to 600 एवरेज थी, अब 800 प्लस हो चुकी है। ऑब्वियसली कुछ एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं, फिर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं, तो इसका अब सबको ख्याल करना होगा। बिल्कुल, सबको ख्याल करना होगा क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू अवॉइड एसओपीज को फॉलो करना है। और अब तो 30th से पूरी तमाम क्लासेस के लिए स्कूल्स खुल रहे हैं और सबसे ज़्यादा जिसका कंसर्न था छोटे बच्चों का, उनका स्कूल भी खुलने जा रहा है। तो मेक श्योर कि पेरेंट्स मेक श्योर करें बेसिकली कि बच्चे जो हैं वो एसओपीज को ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसके साथ साथ और भी बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी भी है और उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर आज समाअत होगी। और अगर तौसीह नहीं मिलती आज, जो कि फ्राइडे के लिए भी कहा जा रहा था, तो नैब उनको गिरफ्तार कर देगी। इसके साथ साथ पोलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है, आसिफ अली जरदारी साहब भी आज साहब अदालत में पेश हो रहे हैं, उस हवाले से भी देखेंगे कि क्या नतीजा आता है, क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल, तमाम ये अपडेट्स हैं। और अज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान इशू है, रीजन का इशू है, उसकी वजह से गुज़श्ता रात से वहाँ पर जंग लग चुकी है और जंग की वजह से ऑब्वियसली बहुत इशूज़ हैं। और ये भी देखना होगा इंटरनेशनल बरादरी जो है वो इसको कैसे हैंडल करती है, क्योंकि ये छोटे छोटे इशूज़ जब बढ़ते हैं तो फिर मामला बिगड़ जाते हैं। ऑलरेडी दुनिया बड़ी मुश्किल से गुजरी है, तो मैं ये दुआ और उम्मीद करनी चाहिए कि मामला यहीं पर रुक जाएँ। आमीन जी। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है। 5 अगस्त को हक़ खुद इरादियत पर हमला करके कब्ज़ावादी की कानूनी हैसियत तब्दील की गई। हज़ारों नौजवानों को उठाया गया। भारत ने जहारियत मुसल्लत की तो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा कि अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन है। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदी होगी। दूसरी तरफ अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अबूरी दरख्वास्त जमानत की रेगुलर केस की हैसियत से समाअत करेगा। जमानत मुस्तरद होने पर नैब ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लेगी। एंटी राइट फोर्स की तलब। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के 24 हल्कों में इंतखाबात का मामला। अपोजिशन रहनुमाओं के इनकार के बाद पार्लिमानी रहनुमाओं को होने वाला इजलास मुलतवी। वक्त बदल गया, जमाने बदल गए, हुक्मरान बदल गए, मगर ना बदले तो पाकिस्तानियों के हालात ना बदले। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ मरीजों की अद्वियात में भी 200 रुपए इजाफा हो गया। इंसानी लगन सच्ची हो, अज़म पुख्ता हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। झोंपड़ी में रहने वाले 16 साला नियाज खान ने मैट्रिक में 998 नंबर हासिल करके इस मुहावरे को सच साबित कर दिया। नियाज खान होंगे आज 24/9 के मेहमान। पूरे हवाई जहाज पर तन्हा सफर करने वाला पाकिस्तानी कौन है, आज आपको मिलवाएंगे रहीम सलीम, जो होंगे आज प्रोग्राम के मेहमान। खूबरू अदाकारा मावरा हुसैन 27 बरस की हो गई। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मावरा हुसैन की सालगिरह की खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वेलकम बैक जी। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच के हवाले से जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में वर्चुअल मीटिंग के दौरान, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट था सिनेरियो। और इस मीटिंग में हमेशा की तरह जो इंतज़ार था, वज़ीर-ए-आज़म ने हर टॉपिक के ऊपर बात की। बहुत कम मुख्तसर वक्त में मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ डायमेंशंस में अपनी स्पीच को लेकर गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहा इशू, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ भी की गई, वो कश्मीरियों का मुकदमा, जो एक बार फिर उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पेश किया है। बिल्कुल, हर बार की तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भरपूर अंदाज से कश्मीरियों की रिप्रेजेंटेशन की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीर के मसले के हल के लिए अमली इक़दामात उठाने होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत का मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। भारत दुनिया में इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दे रहा है और भारत ने कश्मीरी क़यादत को पाबंद सलासल कर दिया है। कश्मीरियों को महसूर करने के लिए इजाफी फौज को तैनात किया गया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। India has illegally occupied Jammu and Kashmir.
against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. भरपूर अंदाज से एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहाँ पर कश्मीर का जिक्र किया, वहीं पर उन्होंने इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया और भारत में जो सूरत हाल है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम हम चाहते हैं, तनाज़ात बढ़ें तो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं और मौजूदा कश्मीर में फ़ौजी कब्जे से हक़ खुद इरादियत को जो दबाया जा रहा है, इसके साथ साथ जुल्म की इंतहा की जा रही है। शहरियों को हकूक़ देने के लिए अमन की ज़रूरत है, जिस पर उन्होंने बार बार फोकस किया। Protesters, including, Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis, and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims. Muslims were falsely blamed, vilified, and victimized for spreading the coronavirus. They were denied medical attention on many occasions. Mass registrations in the past have often been a precursor to genocide. For example, the Nuremberg laws in Germany in 1935, and then in 1982 in Myanmar. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings. As we all know, that marginalization of human beings leads to their radicalization. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग को ना रोका गया तो अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ता जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की के लिए बेहतरीन वकला मैसर होते हैं। अमीर मुल्कों में इस मुजरिमाना सरगर्मी को रोकने के लिए सियासी अज़म की कमी है, जबकि अमीर मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसानी हकूक़ और इंसाफ की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि गैर कानूनी मालियाती मुंतकली और लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना होगा। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जब हालिया दिनों में बात कर रहे हैं जनरल असम्बली के हवाले से, ये उन्होंने आज नहीं किया, ये जब से वो इक़्तिदार में आए हैं वो यही बात कर रहे हैं और 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा है हमेशा से कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह से गैर कानूनी जो मुंतकली होती है, गरीब ममालिक का जब एसिड दूसरे ममालिक में चला जाता है तो वहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि कोई कानून नहीं है। तो इसके लिए कानून बनाने में वेस्टर्न ममालिक को ही मदद करनी होगी, गरीब ममालिक की, ताकि ये कानून बने और जो एसिड है गरीब ममालिक का वो उन मुल्कों में वापस आए। Mr. President, in my address to the General Assembly last year, I had highlighted the tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. The quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers. And sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. Mr. President, if this phenomena is unaddressed,
it will continue to accentuate the inequality between the rich and the poor nations, and eventually will spark off a bigger global crisis. तो जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भरपूर बात की है कश्मीर की, इसके अलावा तमाम ममालिक जहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत अहम बात की जो कि आरएसएस और हिंदुत्व का जो एजेंडा है जो भारत में चल रहा है उसके ऊपर बात की है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का उजरत में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा, ये भी उन्होंने बात की। और ये सिर्फ ना कि उन्होंने अपनी स्पीच में कही बल्कि इस हवाले से उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में एक ऐसे भी लिखा और उन्होंने ये भी कहा कि अमन मुज़ाकरात का इनेकाद जबर के तहत नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग के खात्मे के करीब है और अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन है। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला बिल्कुल भी दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा और उसी मुफाहमती काउंसिल के सरबराह जो हैं, अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान भी पहुंचेंगे अबूज़र। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्दुल्ला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर खारजा से मुलाकातें भी करेंगे। बिल्कुल, हम इन मुलाकातों का सिलसिला जो है वो ऑब्वियसली जारी है। पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है इस तमाम सिचुएशन में। अफगानिस्तान में जो इस वक्त पीस डायलॉग हो रहे हैं, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, तालिबान का जो ग्रुप है वो भी इन्वॉल्व है, फिर अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। 28 से 30 सितंबर तक जो पाकिस्तान में क़याम करेंगे अब्दुल्ला, उससे क्या नताइज मिल सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अफगानिस्तान का जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है वहीं पर पाकिस्तान और फिर इस रीजन में पाकिस्तान का किरदार ओवरऑल बहुत हमेशा ही आई थिंक पाकिस्तान इज ऑलवेज इन द सेंटर और स्पेशली जब व्हेन इट इंक्लाइंस टुवर्ड्स पीस कि पीस के लिए हम हमेशा अपना रोल अदा करते आए हैं और आइंदा भी ये रोल प्ले करते रहेंगे, क्योंकि हमें इस खत्ते में अमन से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और ये सिर्फ बात की हद तक नहीं है बल्कि एक्चुअली हमारे स्टेट एक्शंस इस चीज़ को प्रूव करते हैं। आज अब्दुल्ला जो है वो सदर मुमलिकत से मुलाकात भी करेंगे, उसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजान नूरानी से भी मुलाकात करेंगे और फिर इसके अलावा उनको मुख्तलिफ अमूर पर अस्करी क़यादत से भी उनकी मुलाकात में ब्रीफिंग भी दी जाएगी और बात भी होगी इस तमाम सिलसिले में। तो ये है वो डेवलपमेंट्स जो ओवर द वीकेंड हुई हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, उनके वाशिंगटन पोस्ट में ऐसे, और फिर उसके साथ साथ अब जो एक अहम दौरा है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम लियाकत अली तूर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब किया, कैसा देखते खिताब को और तमाम डायमेंशंस और टॉपिक्स को जो उनके स्पीच का मरकज रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अच्छा खिताब था और उसके अंदर जो पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से तमाम अहम नुकात थे उन पे बात की गई, खास तौर पे कश्मीर पे। और इसके साथ वो जो बात उन्होंने की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और गरीब मुल्कों से पैसा जो है वो बाहर सेफ हेवन्स में जमा कर दिया जाता है और उसको चूँकि वहाँ के उन मुल्कों को फायदा है, उनकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलती है स्याह पैसे से, स्याह दौलत से, इसलिए वो कोई बहुत ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखाते इस जुर्म के सिलसिले को रोकने की। अब ये उन्होंने गरीब मुल्कों की तर्जुमानी की है पाकिस्तान का नुक्ता नजर बताते हुए, उन्होंने दुनिया के तमाम गरीब मुल्कों की तर्जुमानी कर दी। और ये एक हकीकत है और इस हकीकत के तनाजुर में अगर दुनिया चाहती है कि देर पा अमन हो तो फिर इसका कुछ ना कुछ तदारक करना पड़ेगा। बिल्कुल दुख की बात यह है कि ये जिन मुल्कों से कहा गया है उनका माजी लूट खसूट से भरा हुआ है। ये वही ममालिक हैं जो यहाँ से कॉलोनियल टाइम्स के दौरान वो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक पे उन्होंने फौजकशी की, कब्जे किए और फिर हिंदुस्तान पे भी आगे, जबकि उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के मुगल हिंदुस्तान जो था वो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में था, बल्कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। दुनिया की 23% GDP उस वक्त हिंदुस्तान प्रोड्यूस कर रहा था। जब यहाँ लूटमार हुई और बेतहाशा लूटमार हुई और वो
मुहाजिरों की शक्ल में आए और हुक्मरान। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बजा है कि जिन ममालिक से ये उम्मीद लगाई जा रही है उनका अपना माजी जो है वो इतना कोई क्लियर और क्रिस्टल नहीं है और उनसे कुछ उम्मीद लगाई जाना भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही होगा। लेकिन क्या फिर ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की, आपने कहा कि गरीब ममालिक ही रिप्रेजेंटेशन कर दी, इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त बात की, लेकिन क्या हो सकता है कुछ? अगर देखा जाए, आपने खुद बताया कि पास्ट रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे ममालिक के पास जहां से तमाम पैसा बाहर जाता है और फिर वापस लाने के लिए कोई कानून नहीं है? क्या किया जाए फिर? सबसे पहले तो इत्तेमाद कदम होता है, वो अपना काम जो करना है हमने दुनिया से शिकायत करने से पहले हमें अपने जो है कवानीन इस कदर मजबूत बनाने चाहिए कि ये जुर्म जो फाइनेंशियल मालियाती जुराइम है ये न हो सके। दूसरी बात कि दुनिया को ये एहसास दिलाना भी जरूरी है कि इसमें अभी खतरा है। अगर ये सिलसिला नहीं रुकेगा तो दुनिया फिर मजबूरन तशद्दुद की तरफ माइल होगी। तो वो तंग आमद वाली बात है जी। अगर आप ये करते जाएंगे तो गरीब मुल्कों के पास फिर एक कोई ऑप्शन नहीं रहेगी और दुनिया में जो है अमन उसको खतरा पैदा हो जाएगा। अब ये कहना कि गरीब ममालिक बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो ये गलत है। ये अगर दुनिया की तारीख का मुताला किया जाए तो ऐसा नहीं है कि गरीब ममालिक जो है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते और आप उसको हमेशा के लिए दबाए रख सकते हैं। जब होगा दुनिया का अमन तलपट हो जाएगा और उससे फिर अमीर ममालिक को भी नुकसान। एक हकीकत है, ये एक तारीखी हकीकत है। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक और चीज़ जो तारीखी बनती जा रही है और तारीख का हिस्सा रहेगी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिया का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि रायशुमारी करा ली जाए। इस्लामोफोबिया के साथ साथ उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन में इस खाकों का भी जिक्र किया। बड़ी मुख्तसर तकरीर थी, लेकिन इस चीज़ को बहुत सराहा जा रहा है कि उन्होंने किसी टॉपिक को जाने नहीं दिया और उसके ऊपर बात ज़रूर की है। कितना ज़रूरी था इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करना और इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट करना? दुनिया की आबादी में मुसलमानों की एक बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा तादाद है और मुसलमान बहुत सारे मुल्कों में हैं। हमारे एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया की आबादी की मुसलमान है जी। और उनको जो मसाइल हैं इस्लामोफोबिया से, ये एक दुनिया के, फिर मैं वही बात है कि दुनिया के अमन के लिए ये भी एक खतरे की घंटी है और एक ऐसा रुझान पैदा हो रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम का ये बात करना इसलिए जरूरी था कि हमारे हमसाये में ऐसा रुझान पैदा हो रहा है कि इस्लामोफोबिया को बहाना बनाकर उसका असर वहाँ पर ज्यादा करके मुसलमानों को मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा है और भारत के अंदर ये हो रहा है। भारत के अंदर बिल्कुल एक किस्म का एंटी मुस्लिम फाशिज्म जो है वो रिवाज पा चुका है। उनकी हुकूमत है, एक दहशतगर्द तंजीम जो है उसकी ज़ैली जमात की हुकूमत है और वो इस्लामोफोबिया को यूज कर रहे हैं मुसलमानों की डेमोग्राफी बदलने की। बात बिल्कुल ठीक है, इस्लामोफोबिया को यूज कर रहे हैं आरएसएस और हिंदुत्व एजेंडा जो इस वक्त हो रहा है, इसका भी जिक्र इमरान खान ने किया अपनी स्पीच में। भारत का भी खुसूसन जहाँ पर इस्लामोफोबिया का जिक्र किया है, कश्मीर की बात भी उन्होंने की है। अब उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट तैमूर में जिस तरह से दुनिया ने अपना किरदार अदा किया और इसके अलावा तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ पर भी मसाइल थे वहाँ पर दुनिया ने अपना किरदार अदा किया है। अब एक साल पहले भी उन्होंने ये कहा था और आज भी उन्होंने यही कहा जब ये रिसेंट स्पीच हुई। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं दुनिया किरदार अदा कर पा रही है कश्मीर में, जबकि दुनिया के सामने है, फ़लस्तीन का मामला भी दुनिया के सामने है, फिर कश्मीर का भी अब सामने आ चुका है, एक साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, फिर क्या वजह है, क्या चीज़ आड़े आ रही है? देखिए, जिसको हम दुनिया कहते हैं वो मगरबी दुनिया है जो दूसरी जंग अजीम बल्कि पहली जंग अजीम के बाद से तमाम दुनिया के ऊपर एक उन्होंने अपना एक कंट्रोल रखा हुआ है जिसको वो वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। और इराक की जंग के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह बुश ने इस्तेमाल की और उसी जोरे बयान के अंदर वो क्रूसेड का लफ्ज भी इस्तेमाल करके, तो उसमें देखिए कि वो एंटी मुस्लिम एक बिहेवियर था। अब जो कश्मीर की बात है, जो फलस्तीन की बात है, वो करना इसलिए जरूरी था कि जब ये मसले हल नहीं होंगे तो फिर दुनिया के इस सेंट्रल लोकेशन के अंदर इंस्टेबिलिटी और डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी अमन की और बैलेंस ऑफ पावर की।
और उसके नतीजे में बहुत खौफनाक जंग भड़क सकती है। मैं ये बात इसलिए इस पर जोर देना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीर है, कश्मीर का नॉर्दर्न एरिया जो है उसके पास 4 न्यूक्लियाई ताकतों का जोड़ बनता है, रूस, चाइना, पाकिस्तान और भारत जी। और ये 4 एशियाई न्यूक्लियाई ताकतें जो हैं इनसे ज्यादा दूर नहीं है इसराइल। अब इन 5 ताकतों में एक यूनिटी नहीं है जो यूरोपियन और अमेरिकन न्यूक्लियर पावर्स में एक कंप्लीट यूनिटी है, फ्रांस, इंग्लैंड एंड अमेरिका। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान मुतहारिब हैं, भारत और चाइना मुतहारिब है। रूस और चाइना की ताल्लुकात के बाहमी ताल्लुकात में अभी तक वो सरगर्मी नहीं आई जिससे मगरिब खौफजदा है। और इजराइल और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता और अभी हाल ही में बयान भी दिया वजीर आजम ने कि हम ये नहीं कर सकते जब तक वो फलस्तीनियों का मसला हल नहीं करते। तो ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और इस फ्लैश पॉइंट के एरिया के अंदर अगर आप इस्तिस्वाब नहीं कराएंगे और कश्मीरियों पे जुल्म जारी रखेंगे और उधर फलस्तीनियों पे भी जुल्म जारी रखेंगे तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है ये इग्नाइट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये इग्नाइट हुआ तो दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल, उसके रिपरकशंस और उसका जो एक लैशबैक है वो तो पूरी दुनिया को फिर फेस करना पड़ेगा और आई थिंक ये पूरी दुनिया भी समझती है और अब आई थिंक उनको इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आना ही पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ जिस पर हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेना चाहेंगे, इमरान खान साहब ने एक ऐसे लिखा वॉशिंगटन पोस्ट में, आपने वो देखा ही होगा, अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर पीस डायलॉग्स जो हो रही हैं और अब वहाँ से गैर मुल्की फ़ौजों का जो इनखला है उस पर उन्होंने अपनी राय दी कि ये उजलत में अगर हुआ तो गैर दानिशमंदाना होगा। खित्ते की अगर हम इस साइड की बात करें जहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में बॉर्डर मिलता है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान का इवन पीस डायलॉग्स में भी, इस पर आप क्या कहेंगे? आज एक और चीज़ भी होने जा रही है, मुफाकती काउंसिल के सरबराह भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये सिलसिला कहाँ तक जाता हुआ आप देखते हैं और कब तक एक्सपेक्टेड है अफगानिस्तान में हम? जी जल्द एक्सपेक्टेड है अफगानिस्तान में हम, लेकिन वो जो बात उन्होंने की कि उजरत में इनखला नहीं होना चाहिए वो इसलिए ज़रूरी है कि अब जबकि वो अमन के लिए तमाम जो अमल है वो अवामिल जो हैं वो पूरे हो रहे हैं और वहाँ पर एक अमन की उम्मीद बन रही है, तो वहाँ सबसे ज्यादा अमन के लिए स्टेबिलिटी की जरूरत है। बिल्कुल। और स्टेबिलिटी को खतरा है उजलत में इनखला की वजह से। एक बैलेंसिंग रोल है वहाँ, अगर वहाँ से उजलत में इनखला किया अमेरिका ने तो वो बिल्कुल वैसी सूरत होगी जैसे 90 में इनखला कर लिया था पाकिस्तान को। और ये ब्रिगेडियर साहब हमेशा पाकिस्तान ने कहा भी है कि अमेरिका जब अफगान जंग के बाद निकल गया यहाँ से तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल हुए, खित्ता मसले में पड़ गया। अब अगर ये दोबारा ऐसे हो गया तो फिर वही बात होगी, तो फिर तो कुछ ना सीखा हिस्ट्री से, इसका मतलब यही बात है ना। ये पाकिस्तान का जो कंसर्न है या जो पाकिस्तान की परेशानी है इस पॉसिबिलिटी से कि उजबत में कहीं इनखला ना कर जाएं, वो उस तजर्बे की वजह से है जो हमें 90 में हुआ। जब ये सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इन्होंने पंजे झाड़े और वहां से निकल लिए और तमाम मसाइल जो थे वो पाकिस्तान के गले पड़ गए और उसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत ही मोहतात जो एस्टिमेट्स हैं उनके हिसाब से पाकिस्तान को कोई $125 अरब का नुकसान हो गया जी। और कई कीमती जाने भी चली गई। तो बड़े ज़बरदस्त बात की है कि एक बार फिर वही सिचुएशन ना हो जो 80s के एंड पे हुई और अर्ली 90s में हुई। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया इस तमाम सिचुएशन के ऊपर कि खिता जो है वो फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और इसके ऊपर देखना होगा कि किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाए, हर पॉइंट के ऊपर फोकस्ड रहकर इस चीज़ को हैंडल किया जाए, क्योंकि यहाँ भी अगर हम बात करें तो भारत को ये अमन हजम नहीं हो रहा। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस साइड पर जो है वो अमन हो। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, चाहे वो डिसीजंस अमन कमेटी के हों या चाहे वो अफगान अमेरिका के फौजे और हमारे रशिया चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान की इस खित्ते में इसका किरदार, फिर रोल, फिर इंटरनेशनल लॉबी के साथ पाकिस्तान की बात करना और इन इश्यूज पर बात करना जो कि इमरान खान ने की है, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल। इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कहूँ मैं या नाराजगी का एक और शाखसाना कहूँ जो सामने आया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने इनकार किया कि पार्लिमानी रहनुमाओं का जो इजलास है उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फिर वो इजलास मुलतवी कर दिया गया। और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के बायकॉट पर कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी करना पड़ा। बिल्कुल, अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस होने हैं और उसकी तारीख भी दे दी गई है, लेकिन इजलास जो है मुलतवी है, क्योंकि ये इजलास भी इसीलिए रखा गया था। पीर के रोज़ 3 बजे मुनक़िद होना था इजलास आज के रोज़, लेकिन इसमें अब इनकार कर दिया अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत से। ऑब्वियसली ये बड़ा अहम मामला है और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इशू चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान का मामला, फिर सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी होना, ये इशू है क्या गिलगित बल्तिस्तान का? इलेक्शंस डिमांड तो है ना सबके, फिर इशू क्या है इस वक्त? बहुत शुक्रिया अफजल, आपका गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल वही पार्ट 2 है जो सिंध में चला शुरू में, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, कि वहाँ की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ PTI की हुकूमत नहीं थी। तो कभी आर्टिकल 149 के तहत वो कब्जा करना चाहते थे, कभी वो वहाँ गवर्नर रूल लगाने की बात करते थे, कभी वहाँ इत्तेहाद बने और कहा कि वोट आउट करेंगे इनको, कभी कहा कि बेपनाह कोशिशें हुई। अभी भी उन्हें खैर सुकून तो नहीं आया है, वो मसला उसी तरह से चल रहा है, क्योंकि सिंध और सेंटर की जो इक्वेशन है वो आपके सामने है कि एक दूसरे से स्पीकिंग टर्म्स पर भी नहीं है। यही सूरत हाल बल्तिस्तान की है कि वहाँ भी PTI की हुकूमत नहीं है और वहाँ भी कोशिशें एक दफा पहले हो चुकी है कोशिश, और अब दोबारा कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में कुछ ऐसा खेला जाए जो जिसका काफी तजर्बा है PTI को, कि वहाँ के रिजल्ट्स जो हैं वो उनके हक में आ जाएं। ये बुनियादी मकसद है वहाँ पर, और उसमें मुदाखलत के लिए उन्होंने 2-3-4 रास्ते इख्तियार किए हैं। पहला रास्ता ये है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब जो है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से पार्लिमानी पार्टीज का इजलास बुलाएं। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो APC हुई और उसके बाद जिस तरीके से उन मुलाकातों का तज़किरा किया गया जो इसी हवाले से GHQ में हुई थी, तो अपोजिशन ने एक फैसला किया है कि वो किसी किस्म का कोई तावन जो है वो हुकूमत के साथ नहीं करेंगी, वो चाहे किसी भी हवाले से हो। और उसका पहला कदम जो है वो है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से जो मीटिंग बुलाई गई थी उसका बायकॉट कर दिया है। और सिर्फ नून लीग ने नहीं किया जिसकी वहाँ हुकूमत है, बल्कि तमाम पार्टियां जो है उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि हुकूमत से किसी किस्म का तावन नहीं होगा। लेकिन सलीम बुखारी साहब, ये डिमांड भी तो अपोजिशन की तरफ से ही आई थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए। यही तो टॉपिक्स थे जो इसमें डिस्कस होने थे। इस इजलास में ना जाकर ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन ने अपना स्टांस रखने से इनकार कर दिया है? क्योंकि बहरहाल ये एतराज़ तो है कि शफाफ इलेक्शन, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, नहीं होते, इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अब उस पर जब बैठकर बात करने का वक्त है तो अपोजिशन ने बैकआउट कर लिया, ऐसा नहीं लग रहा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मुलाकात जो है ये पहले से तय थी और होनी चाहिए थी, ताकि वहाँ पर इलेक्शन रिफॉर्म करके और साफ और शफाफ इलेक्शन जो है कराए जा सके। लेकिन जैसा मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इस हवाले से जो मीटिंग GHQ में हुई थी उसके जो नताइज निकले, जिस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया गया, जिस तरीके से अपोजिशन की लीडरशिप को जलील किया गया, उसके बाद उन्होंने जो रहबर कमेटी है उसमें भी और जो PMLN और पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने भी आपस में मुशावरत के साथ ये फैसला किया कि अब हुकूमत से किसी भी हवाले से कोई तावन नहीं होगा। तो ये गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से जो इजलास होना था ये उसका पहला शिकार है। सही बुखारी साहब, तो फिर अब अगर कोई किसी मामले में ताउन नहीं होगा, ऑब्वियसली नाराज़गी का इजहार है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता लॉन्ग टर्म बुनियाद पर, क्योंकि अब असम्बली की कार्रवाई बढ़नी है, मामलात हैं, इलेक्शंस हैं, फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस भी होनी पड़ती हैं, फिर मीटिंग्स भी होती हैं। अब क्या एक्सपेक्टेड है आपको, क्या हो सकता है आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का इशू जो अप फ्रंट पर अभी नज़र आ रहा है, नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, तो उस पर क्या हो सकता है मैक्सिमम आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा ख्याल है आपस की जो ये नाराजगी कह लीजिए इसको आप, या कशीदगी कह लीजिए, ये अभी बढ़ेगी मजीद। ये बैटल ऑफ वर्ड्स जो है ये अभी जारी रहेगी। फिलहाल तो अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा कर रही है। जब ये फैसला किया गया कि इस हवाले से उस इजलास में नहीं जाया जाएगा तो कोई भी नहीं गया है। गुजर ये एक इत्तेहाद का मंजर कह लें या आप यूँ कह लें कि इत्तेहाद जो इस वक्त अपोजिशन की जमातों का आपस में है
उसका एक ही एक कड़ा फैसला था। जैसा आपने कहा कि बातचीत तो होनी चाहिए हुकूमत के दरमियान और पार्लियामेंटी पार्टीज के दरमियान, लेकिन मैंने फिर कहा जिस तरह की एक्सप्लॉइटेशन की गई उस इजलास की जो GHQ में हुआ था, उसके बाद कहा गया कि चोरी छुपे मिलते हैं, ना रोज मांगते हैं, वो इतनी कशीदगी हो गई है उसके बाद कि अब तो उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है, कभी अपोजिशन इस तरह के ऐलान नहीं करती कि हुकूमत से ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर किसी भी चीज से पर उनके साथ इश्तराक नहीं किया जाएगा, उनके साथ मिलकर कोई बातचीत नहीं होगी। तो जो उनका ये मुतालबा है कि स्पीकर नेशनल असेंबली का कोई किरदार नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, ये इस हवाले से दुरुस्त है कि वहाँ बाकायदा एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है गिलगित बल्तिस्तान में, उनका ख्याल ये है कि उसको काम करने देना चाहिए ताकि वो शफाफ इलेक्शन। लेकिन अगर ऑपोजिशन अपने इसी स्टांस पर अड़ी रही तो फिर तो ऐसा लगता है कि 15 नवंबर को जो इलेक्शन होने हैं वो पुरानी रिफॉर्म्स के ऊपर ही और पुराने तरीके से ही होंगे। आपने ऑपोजिशन के इत्तेहाद का जिक्र किया, बुखारी साहब वाज़े कीजिएगा ये इत्तेहाद असेंबली फ्लोर पर नजर क्यों नहीं आता? ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद जब बिल पास होने होते हैं तब क्यों नहीं पेश आता? और मरियम नवाज साहिबा ने अपनी लास्ट हेयरिंग के मौका पर ये गुफ्तगू की थी कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन डिस्कस करने हैं तो पार्लियामेंट में होने चाहिए, और जब वो होने लगे थे तो फिर बैकआउट कर गया। ऐसा नहीं लगता कि ये ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो बाहर तो नजर आता है लेकिन पार्लियामेंट में उस तरह से नजर नहीं आता? जहाँ जब ये ऐलान किया गया है कि हुकूमत से कोई ताउन नहीं किया जाएगा तो उसका खास तौर से उसमें तज़किरा किया गया कि लेजिस्लेशन में और कोई भी जो एक्टिविटी होगी नेशनल असेंबली में, सेनेट में, उसमें किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल से नाराजगी का, गुस्से का ताउन तो पहले भी नहीं होता, वॉकआउट हो जाता है, प्रोटेस्ट होता है और पीछे से बिल भी पास हो जाते हैं बुखारी साहब। हाँ नहीं, वो तो हमने देखा मंजरनामा वो, लेकिन एक तो ये है कि अपोजिशन शामिल हो उस प्रोसेस में और बिल पास हो जाए, एक ऐसी कैफियत है कि अपोजिशन मौजूद ही ना हो और वहां पर बिल पास हो जाए। इन दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए कि उसकी लेजिटिमेसी जो है ऐसी कानून साजी की जिसका हिस्सा अपोजिशन ना बने, उसको कोई आसन लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन नहीं कहा जाता। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और मामला है जिस पर हमने आपसे बात करनी है, यहाँ शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से, क्योंकि आज उनकी पेशी है और उस पर फिर देखना ये हुआ कि ज़मानत मुस्तरद होती है या फिर एक्सटेंशन मिलती है। अगर मुस्तरद होगी तो ऑब्वियसली उनको गिरफ्तार कर लीजिएगा। बुखारी साहब हम पहले अपडेट ले लेते हैं, उमर असलम से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताकि इस वक्त हो क्या रहा है फिर उस पर बात करेंगे आपसे। जी उमर असलम बताएगा, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से आज पेशी है, क्या वो निकल पड़े अदालत के लिए? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मॉडल टाउन अपनी रिहाइश गाह से लाहौर हाई कोर्ट के लिए अब से चंद मिनट कबल रवाना हो चुके हैं। 10 बजे से कबल जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने अबूरी ज़मानत के केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनसे इजहार यकजहती के लिए मौजूद है। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो अबूरी ज़मानत के केस की समाअत जो है वो 10 बजे के बाद करेगा। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से जो कॉल दी गई थी कि लीगी रहनुमा कारकुनान यहाँ पर पहुँचे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती करें, तो कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून का जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बारहा जो गुज़श्ता दिनों में इस हवाले से कहना था कि इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर ले। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और इसी वजह से इमरान खान उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मोहम्मद परवेज़ मलिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो हैं वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए पहुँच चुके हैं। जी अच्छा उमर, ये भी बताएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं एंटी राइट फोर्स भी तलब कर ली गई है और उस दिन भी हमने देखा था फ्राइडे को कि बाकायदा नैब तैयार थी कि बस जैसे ही डिसीजन आए और शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी के बिल्कुल साथ ही नैब ने अपनी गाड़ी पे लगा दी थी जो कि खाली गई। लेकिन आज सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, कारकुन है वहां पर, क्या पुलिस की तरफ से तैयारी है अगर कारकुनों और पुलिस के दरमियान कोई ऐसी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कुछ झड़पें भी हो गई थी? पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौजूद है यहाँ पर। किसी भी ना अगर इस तरह का कोई भी ऐसा इकदाम होता है तो उसके लिए वो तमाम अलर्ट है। पुलिस के बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार और आला अफसर जो उनके हैं SHO DSP वगैरह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज हाई कोर्ट में भी जो है वो अंदर आने में आसानी से नहीं अंदर आ सकते। अगर आप सुबह ही सुबह जल्दी आ गए हैं तो फिर हाई कोर्ट एंट्री की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन तैयारियाँ पूरी हैं और इसके अलावा अगर गिरफ्तारी का अमल हुआ
तो फिर उसके लिए एहतजाज के लिए इस वक्त कारकुनाई मौजूद हैं। उमर असलम, बहुत शुक्रिया, आपने बताया हमें सिचुएशन का। सलीम बुखारी साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, तैयारी नैब की तरफ से, इंतजामी की तरफ से पूरी है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अदालती कार्रवाई के बाद ही फैसला होना है। क्या एक्सपेक्टेड है, आपको लग रहा है कि आज जमानत हो जाएगी या नहीं होगी? मतलब एक आइडिया आपको इस वक्त क्या सिचुएशन से लग रहा है? देखिए, हमें थोड़ा सा पस मंजर में जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो APC के इजलास के बाद जिस तरह की वहाँ तकरीरें हुई थी, जिस तरीके का लाहेअमल उन्होंने दिया है कि पूरी टाइमलाइन आप उन्होंने दी कि हम नवंबर में क्या करेंगे, अक्टूबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा, और फिर अल्टीमेटली जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा। तो एक तो जाहिर है हुकूमत की ये कोशिश होगी कि जितने भी ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं अपोजिशन के, जो लोग इकट्ठे कर सकते हैं या जिनकी कॉल पर लोग आ जाएंगे उनके साथ खड़ा होने के लिए, उनके ऊपर हाथ डालेगी यकीनी तौर पर। आपने देखा कि APC के इजलास के 24 घंटे बाद ही मौलाना फजल रहमान को नोटिस मिला और पहली दफा नैब का बगैर किसी केस के किसी आपके असासे जो है वो आपकी इनकम से ज्यादा है। और ये मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है कि इस वक्त हालांकि रेफरेंस फाइल हो चुका है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, गिरफ्तारी का जवाब नहीं बनता है कोई भी, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद उनको इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर गिरफ्तार किया जाएगा। और ये सब कुछ APC क्या है कि उस स्ट्रेंथ को ब्रेक करने की कोशिशें लगती हैं। अब देखना ये है कि आज हाई कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि नैब में और हाई कोर्ट में बुनियादी तौर पर बहुत फर्क है। हाई कोर्ट को उस तरह से हुकूमत मनूवर नहीं कर सकती जिस तरह से इल्जाम लगाया जाता है कि नैब को कर लेती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी कुछ ही देर में जब शहबाज शरीफ वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद देखते हैं कि अदालती कार्रवाई क्या होती है, और फिर अदालत आते में जो सिनेरियो है, असल खबरें तो वहाँ से आती हैं। क्योंकि मुझे याद है फ्राइडे को भी हमने कुछ लीडर्स, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के कुछ शॉट्स भी चलाए और कुछ बड़े मोहताज भी नजर आए। इनफैक्ट कि उनकी जवाब सुनते हुए हमें हंसी भी आ रही थी। बिल्कुल, एनीवेज देखेंगे आगे क्या होता है, कुछ देर बाद मालूम हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबू सर, जिंदगी में कभी आपको गोल्ड मेडल मिला? नहीं, बस गोल्ड मेडल कभी नहीं मिल सका, बस सिल्वर तक रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ना। वाकई वैसे कभी आता है मुझे भी ख्याल। आपको मिला कभी गोल्ड मेडल? नहीं, मुझे तो कभी मिला नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, लेकिन शायद आगे कभी, यू नेवर नो, बिकॉज एक बड़ा यूनिक किस्म का गोल्ड मेडल दुनिया में दिया गया है और वो हुआ है अफ्रीका में एक चूहे को। जी हाँ, एक चूहे को गोल्ड मेडल दिया गया है। लिविंग डॉग्स होते हैं इसी तरह, ये भी रैट है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों, ऐसे जानवरों को ट्रेन करना। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हम एक ऐसी स्टोरी करने वाले हैं जिससे आप, मैं, अबू सर, हम सब मुतासर होते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है ना, वक्त बदल गया, ज़माने बदल गए, हुक्मरान बदल गए, मगर ना बदला तो पाकिस्तानियों के हालात ना बदले। आवाम कल भी मसाइब और मसाइल में की यलगार में नज़र आती थी, और आज भी, वो चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी हो, आवाम बुरी तरह से पिस रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई का ये बेलगाम घोड़ा किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहा। महंगाई के साथ साथ टैक्सेस की शरह में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत और आवाम दोनों कंफ्यूज हैं, और इसका शिकार होकर नफसियाती मरीज भी आवाम बन चुके हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो कि आवाम को भी हैं, और वतन अजीज़ की मईशत काफ़ी सालों से हचकोले खा रही है और उसे इस्तेकाम नसीब नहीं हो सका है। इसे बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए माजी से लेकर अब तक तमाम किए गए जो इंतजाम थे और जो भी इकदाम थे, हुकूमती इकदाम, अब तक ऐसे लग रहा है कि उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। और दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें मुल्क को कौम पे कर्जों के बोझ का, वक्त गुजरने के साथ साथ वो बढ़ता ही चला जा रहा है, ज़रा बराबर भी उसमें कमी नहीं हुई। जबकि मुतासर आवाम और नौजवान नस्ल ने मौजूदा हुकूमत को इसलिए वोट दिए कि कोई तब्दीली नजर आए। जो मंशूर ये हुकूमत इलेक्शन से पहले ही अपने इलेक्शन कैंपेन्स में दिया करती थी, उसको फोकस्ड रखकर आवाम ने सोचा कि शायद कुछ बेहतरी होगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और जो अब तक 2 साल का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत का, हर चीज की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही हैं। वो चाहे डॉलर हो, गैस हो, बिजली हो, पेट्रोल हो,
या अशियाए खुरोनोश। इसके साथ साथ अब ये जो एक माह में महंगाई सामने आई है उसमें ना सिर्फ अशियाए खुरोनोश बल्कि इसके साथ साथ ये जो महंगाई का जिन है वो अद्वियात की कीमतों पर भी नजर आ रहा है। नई इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने पर किसी तौर तवज्जो नहीं दे रही। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तमाम सूरत हाल है जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, एक दिन भी जो है किसी भी चीज़ में लोगों को ऐसे फील होता है कि उनको रिलीफ नहीं मिल सका है। वफाकी दारशुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट में भी यही बताया कि 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। और इसी तरह जैसे आपने पहले जिक्र किया कि मरीज़ों के लिए भी मसाइल हैं, अद्वियात भी महंगी हो रही हैं, यानी उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं अली रियाज से जो कि मुल्तान में इस वक्त हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, फैसलाबाद से भी हमारे साथ रिपोर्टर होंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है मुल्तान की। खुसूसन बात करें चंद हफ्तों से क्या सूरत हाल है इन्फ्लेशन की। पहले तो बात की जाती थी कि अब सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन सिंगल डिजिट में आने का रिफ्लेक्शन भी तो नज़र आना चाहिए, क्या मार्केट में वाकई ये है या नहीं है। अली रियाज हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? जी जी अली बिल्कुल ठीक हैं। अली सब्जियों की कीमतें और रूटीन में बात की जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कीमतें बढ़ गई हैं, आम इंसान की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अगर वो सब्ज़ी लेने जाता है या दालें लेने जाता है या घी आटा, इस वक्त क्या सिचुएशन है मुल्तान की? अगर शहर मुल्तान की सूरत हाल के बारे में मैं बताऊं तो सूरत हाल बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी जो सूरत हाल है बिल्कुल पाकिस्तान के दीगर ममालिक जैसी ही है, पाकिस्तान के दीगर शहरों जैसी है। यहाँ पर महंगाई का ये आलम है कि चंद हफ्तों कबल जो अशिया खुर्दोनोश के साथ सब्जियों की कीमतों को भी काफ़ी हद तक पर लगे हैं। ऐसी सब्जियाँ जो कि तमाम तर हांडियों में अमूमन इस्तेमाल की जाती है, जिसमें लहसुन, अदरक, प्याज है, उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। गुज़श्ता दिनों में ही जो अदरक पिछले दिनों में 220-230 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी, आज मुल्तान की मार्केट में 630 रुपये पे जा पहुँचे। इसके साथ लहसुन की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। लहसुन आज मुल्तान की मार्केट में जो है 230 से 240 रुपये किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जिसकी एक हफ्ते पहले कीमत जो 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बिक रहा था, आज मुल्तान की मार्केट में टमाटर जो है 100 से लेकर 120 रुपये जा पहुँचा। इसी तरह प्याज की कीमत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। प्याज जो कि मुल्तान की मार्केट में जो 20 रुपये 30 रुपये किलो के हिसाब से मिला करती थी, आज जो प्याज जो है 70 से 80 रुपये फ़ी किलोग्राम पे जा पहुँची। इसके साथ दीगर जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में भी खातिर का इजाफा हुआ है। जैसे कि अगर जिक्र किया जाए आम सब्जियाँ जो कि अमूमन मौसम के साथ इस्तेमाल की जाती है, जिसमें टिंडे हैं, भिंडियाँ हैं, करेले हैं और मटर जो कि अभी आमद ही शुरू हुई है, तो मटर की आमद के साथ ही उसकी कीमतें जो है। तो इसका मतलब है अली आपके पीछे ये जितनी कलरफुल सब्जियां नजर आ रही हैं इनकी खूबसूरती का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी की पहुंच में ही नहीं है। इसमें से कोई एक ऐसी सब्जी है जो 50-60 रुपए किलो के करीब हो और एक गरीब आदमी पका सके? सबसे पहले तो एक जो अहम बात है वो ये है कि इनका जो खुश रंग है वो सिर्फ देखने की हद तक ही है, क्योंकि शहरी यहाँ पर देखकर इनको महसूस हो सकते हैं, लेकिन खरीदने की किसी की इस्तात नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ यहाँ पर, अगर मैं बैंगन से शुरू करूँ तो बैंगन भी आज मुल्तान की मार्केट में जो पहले कभी 50 से 60 बिकता था, आज 70 से 80 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। ये बंद गोभी पड़ी हुई है, बंद गोभी की भी ये सिचुएशन है। जो बंद गोभी पहले मुल्तान की मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी, आज वो भी 80 रुपये पे जा पहुँची। इसके साथ फूल गोभी है, फूल गोभी की कीमत में इतना इजाफा हुआ है कि जो यहाँ पर पहले 50 से 60 थी, आज मुल्तान की मार्केट में इसका रेट ये है कि 80 से 90 और 100 तक में भी फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ अगर और सब्जी जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, जिसमें पालक है, मौसमी जो सब्जी आई है अभी, इसके साथ साथ अगर शिमला मिर्च है, घिया कद्दू जो कि अमूमन लोगों का फेवरेट भी है और लोग बड़े शौक से खाते भी हैं, उसकी कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। कर दे अली, ऐसा लग रहा है हमारी खवातीन आज कुछ नहीं पका सकेंगी मुल्तान में, जितनी महंगाई हम ये सुना रहे हैं। अली आपने जिस तरह से बताया ऑब्वियसली बड़ी परेशानकुन सिचुएशन है और गरीब आवाम जो है वो परेशान है, क्योंकि रेट कम कभी नहीं देखे हुए हैं, बढ़ते ही देखे हैं रूटीन में ज़्यादातर। फैसलाबाद की सिचुएशन भी अली हम जान लेते हैं ज़रा, वहाँ पर शायदा घुमन हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। शायदा अली रियाज मुल्तान से बता रहे थे हमें हर चीज़ का रेट 50 से 60 जो थी वो 80-90 रुपये की हो गई, हर चीज़ डबल नहीं तो एटलीस्ट 50% तो महंगी हुई है। आप बताएं फैसलाबाद में क्या सिचुएशन है? फैसलाबाद में भी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और सब्जियां हो, दालें हो, घी हो, ये महंगा हो चुका है।
अली रियाज ने बिल्कुल सही जो है वो बताया है कि सब्जियों के रेट इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से भी बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ सब्जियां बल्कि सब्ज़ मसालाजात की अगर बात करें तो उनके रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता एक माह से जो सब्जियों के तमाम रेट हैं और सब्ज़ मसालाजात के रेट हैं वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और शहरी जो है वो ख़रीदने से कासर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर सब्ज़ मसालाजात की बात की जाए तो उनमें अदरक जो है इस वक्त 550 से 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन जो है वो 180-185 रुपये में बिक रहा है, जो कि शहरियों की पहुंच से दूर है। तो इसके साथ साथ अगर धनिया की बात की जाए तो डबल सेंचुरी तो क्रॉस कर ही ली है धनिया ने भी, और दीगर जो जिनमें टमाटर है या फिर प्याज है वो भी अब प्याज इस वक्त 50-60 रुपये में मिल रहा था, अब 80 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो सब्ज़ मिर्च और जो टमाटर है वो भी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। यानी अगर हम सब्जियों की बात करें, आप ये बताना चाह रही हैं कि अगर कोई सब्जी नहीं भी पकाना चाहता, आपने दाल पकानी है, चने पकाने हैं या इवन चावल या कुछ भी ऐसा बनाना है, और जो मसाले की सब्जी है अदरक लहसुन प्याज आपका वो ही जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। मतलब प्याज आप देखिए 80 से 100 रुपए, अब मुल्तान से फैसलाबाद भी आ जाए कीमतें वही हैं, मुल्तान में भी 600 रुपए अदरक, फैसलाबाद में भी 600 रुपए अदरक। मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं? अब ये बेसिक नेसेसिटी है, लोगों ने खाना है, क्या करें? इसके बगैर पकाना शुरू कर दें। आई थिंक लेट्स फिगर आउट न्यू टेस्ट विदाउट अदरक लहसुन प्याज के कैसा बनता है और किस तरह से नहीं बनता। ऐसा नहीं है शायद, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर दालें किसी ने पकानी है, कोई गरीब आवाम अगर आज किसी की अम्मा ये चाह रही है कि दाल से गुजारा कर लिया जाए तो वो भी गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि सब्ज़ मसालाजात के रेट ही इतने ज़्यादा हैं जो कि बेसिक ज़रूरत है और हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शायदा, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि दालें भी कोई इतनी सस्ती नहीं है, 150 से 200 रुपए किलो, और अब इससे भी ज़्यादा मिल रही हैं, तो कहीं पर भी सुकून का सांस जो है वो नजर नहीं आता। वेल थैंक यू सो मच शायदा एंड अली रियाज, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब जैसे अबूजर आपने जिक्र किया कि मुल्क भर में कीमतों में भी 9 से 262 रुपए तक का इजाफा हुआ है, और ये मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात हैं, और जो लिस्ट जारी की गई है 94 जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसमें शुगर की मेडिसिन भी है, इंसुलिन की कीमतों में इजाफा हुआ, ब्लड प्रेशर की दवा। और ये मैं दोनों चीज़ों का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ अबूजर कि हर दूसरा शख्स कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का शिकार है, और इंसुलिन और ये जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है ये इस्तेमाल करते ही करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। अब इसकी मंजूरी भी हो चुकी है। अब हुकूमत कहती है जी कि मंजूरी इसीलिए दी गई क्योंकि ये था, और अगर हम कीमतें ना बढ़ा दें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बताया जा रहा है कि क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी और ब्लैक होती है, माफिया इन्वॉल्व है, तो हम चाहते हैं कि आवाम तक ये रसाई हो, इसीलिए मेडिसिन की कीमत जब बढ़ा देंगे तो फिर फार्मास्यूटिकल या फिर जो भी इसके डीलर्स होते हैं मेडिसिन पहुंचाने के, वो आवाम तक महंगी या फिर सस्ती मेडिसिन पहुंचा देंगे। तो इस पर जो आपने जिक्र किया ना, उस पर बाकायदा हमारे पास एक कॉन्वर्सेशन भी मौजूद है जो उन्होंने मीडिया पर आकर ब्रीफिंग दी थी कि कीमतें ना बढ़ाते तो फिर पॉसिबल नहीं था, शायद अद्वियात नायाब हो जाती, वो नायाब ना हो इसलिए कीमतें बढ़ाई गई। माफिया के आगे घुटने नहीं टेकेंगे लेकिन कीमतें बढ़ा देंगे और अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएंगे, वो चाहे खरीद सके ना सके, इससे किसी का कोई कंसर्न। बिल्कुल, अब ये तमाम मामले ऑब्वियसली जीत तो ये थी हुकूमत की कि जिस तरह से आपने कहा कि इनको कंट्रोल किया जाता, ना कि उनकी मर्जी के मुताबिक। पेट्रोल में भी ऐसे पहले हुआ था कि पेट्रोल मिल जाए इसलिए पेट्रोल महंगा कर दिया, तो ये तो फिर गवर्नेंस ना हुई, ये तो फिर कुछ और ही है जिसको कह सकते हैं। एनीवेज ये है क्या सिचुएशन, इस पर हम बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी है क्या, लेकिन पहले गवर्नमेंट कहती क्या, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्या कहा कि कीमतें क्यों बढ़ाई। एक वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने बात की थी आवाम से, वो कहा क्या था आपको दिखाते हैं। चंद दिनों में वफाकी काबीना ने एक बहुत अहम फैसला किया जिसके नतीजे में बहुत सी अहम दवाइयाँ मुल्क में अवेलेबल हो सकेंगी। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता चलूँ। ऐसी बहुत सी दवाएं मौजूद हैं जो अहम भी हैं और इनमें चंद ऐसी भी हैं जो इमरजेंसी दवाओं के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। इनमें से कुछ हामला खातून के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ का ताल्लुक दिल की बीमारियों से है, कुछ का कैंसर के इलाज से ताल्लुक है और कुछ का बाकायदा इमरजेंसी सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सालों से कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी कीमत में ऐसा इजाफा ना हो सका जिससे कि ये मार्केट में अवेलेबल रहती। नतीजतन ये नापैद होती रहीं
या नापैद हो जाती हैं या इनकी शॉर्टेज होती रहती है। इस मामले का नतीजा ये होता है कि ज़रूरतमंद सारिफ और मरीज़ इनको किसी भी जगह से इंतहाई महंगी कीमत पर ख़रीदने पे मजबूर हो जाता है, और ना सिर्फ कि वो महंगी दवा ख़रीदता है बल्कि उसके मियार के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होता। हुकूमत की मंतक हुकूमत ही समझे, लेकिन अभी आवाम क्या कह रही है इस पर, और एक्चुअली मार्केट्स में सिचुएशन क्या है, क्या वाकई में अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है, अफोर्डेबिलिटी है या नहीं, दैट्स नॉट गवर्नमेंट्स कंसर्न। इस पर हम बात करेंगे जी। कराची से हबीब खान हमारे साथ मौजूद होंगे और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी सबा बजीर। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। हबीब खान, क्या सूरत हाल है? अद्वियात महंगी हो गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमें अवेलेबिलिटी मेक श्योर करनी है। जी बिल्कुल सीमल, जिस तरह आपने बताया कि कीमतों में जो इजाफे की वजूहात बयान की जा रही हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से, उसके बाद जब हम भी शहर में बाहर निकले हैं और शहरियों से बात की है, मेडिकल स्टोर मालकान से इस हवाले से जब बात की गई है तो उनका कहना यह है कि अवेलेबिलिटी का जो रीज़न जो एक मौक़िफ़ दिया गया है कि इसकी बरकरार रखने के लिए कीमतों में इजाफा किया गया है, लेकिन जब गरीब शहरियों से इस हवाले से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि जब ख़रीद ही नहीं सकते तो मार्केट में दवा के अवेलेबल होने के कोई ऐसे फ़ायदे नहीं दिखाई दे रहे कि जिससे गरीब आदमी दवा ख़रीद सके। न सिर्फ इसमें बल्कि जो महंगी अद्वियात हैं बल्कि जो सस्ती अद्वियात हैं, रोज़मर्रा में जिस इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, ख़ास तौर पे अगर बात करें बुखार, नज़ला, खांसी, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में इस्तेमाल होने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में बारहा इजाफा जो है वो गुज़िश्ता दिनों में भी देखा, अब एक बार फिर जो है वो इस किस्म का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से भी मेडिकल स्टोर पे भी एक मौजूद है, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए ये मेडिकल स्टोर के साथी भी मौजूद हैं। यार कितनी दवाओं की कीमतों में जो है वो इजाफा, और जो ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए अद्वियात होती हैं उनमें अब तक कितना इजाफा हो चुका है? आम आदमी की पहुँच में है अब ये अद्वियात? तो ये है कि अभी जो महंगी हुई है ना, अभी तो हमारे को ये है कि सुनने में आ रहा है कि महंगी हुई है, अभी पीछे से आई नहीं है ना मेडिसन। जब ये अप्रूवल होगी तो मेडिसन आगे आएगी तो हमें मालूम होगा कि कितने प्राइस किस पे बढ़े हैं, सही है। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह मतलब अभी नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो चंद दिनों बाद ही होगी, लेकिन अभी सिचुएशन जिस तरह से बता रहे हैं कि ओवरऑल भी ज़्यादा है। इनसे फिर हम बात करेंगे, लेकिन सबा वजीर से हम जान लेते हैं कि वहाँ पर इस्लामाबाद में सिचुएशन क्या है। सबा से हम बात करते हैं जी दोबारा। हबीब, आप बताएं कि जिस तरह से ओवरऑल अगर बात की जाए, इनसे पूछें कि अगर अभी नोटिफिकेशन नहीं भी जारी हुआ लेकिन जो परसेंटेज बढ़ाई है, फॉर इंस्टेंस एरिनेक फोर्ड की बात की जाती है, डिस्प्रिन, पैनाडोल की बात की जाती है, इंसुलिन की बात की जाती है कि ये थोड़ी महंगी हो गई हैं ज़्यादा। ये ज़रा इनसे पूछने कि अगर इतना फ़र्क पड़ेगा, जो भी बताया जा रहा है, नया रेट अभी तो नहीं आया लेकिन आ जाएगा चंद दिनों में, कितना फ़र्क पड़ेगा इन अद्वियात को, ये बेसिक यूज़ की जो है? बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह आप थोड़ी देर पहले भी आप मुझे बता रहे थे कि इंजेक्टेबल्स जो हैं ख़ासतौर पे इंसुलिन वगैरह, इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देख रहे हो। इंसुलिन एक बुनियादी ज़रूरत है, अगर इसकी कीमत में इजाफा होता है जैसे 200 से बात हो रही है तो आम आदमी की पहुँच में कितनी रहती है? अभी 848 रुपये 70-30 वगैरह, अगर जैसे 200% बता रहे तो 24-25 रुपये की हो जाएगी। तो जैसे दिहाड़ी वाला है या कोई मजदूर वगैरह है वो कैसे लेगा? आजकल तो इतना मतलब कि सैलरी इतनी नहीं, अफसरों की नहीं है, तो वो कहाँ से लेंगे? अच्छा, और ये जो बुनियादी अद्वियात होती हैं जिसमें बिलखुसूस पैनाडोल है, डिस्प्रिन है, जो शहरी आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, इनकी कीमतें भी हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों में भी बढ़ी थी। 10 से 15 रुपये का पैनाडोल का स्ट्रिप हो चुका है पहले ही, और बच्चों के लिए पैनाडोल सिरप होता है। इनकी कीमतों में अभी क्या देख रहे हैं और किस तरह से आम आदमी की पहुँच में है ये अभी या नहीं है? पैनाडोल का तो ये है ना कि जैसे कि पैनाडोल तो एक नॉर्मल सी टैबलेट है, सही है, आम यूज़ है, इसमें 10-20 रुपए के लिए इसको इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है, वो तो कोई भी ले सकता है। मेन जो आपको मैंने बताया मेन इंजेक्शन फॉर्म है, सही है। अब एक इंजेक्शन 1500 का आता है, 200% बढ़ गया तो 4500 रुपये का हो जाएगा। अब आम आदमी कैसे ले सकता है, सही है। अब जिना है यहाँ पे हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं, जो नहीं भी जिसको अफोर्ड होता है वो भी लेता है, जिसको मतलब कि अंदर से फ्री में मिल रहा होता है वो लेने की गुंजाइश भी रखता है, अपनी हैसियत भी रखता है, लेकिन फिर भी वो गरीबों का खा जाता है। तो चलें, ये तो ऑब्वियसली ये एक इशू है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता ही है। हबीब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सबा वजीर ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। सबा, कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी हो गया, गवर्नमेंट की मंतक भी सामने आ गई, लेकिन अभी एक मेडिकल स्टोर पर ही मौजूद है, ज़रा जानिएगा वहाँ से मेडिसिन की सूरत हाल क्या है, क्या कीमतों में इजाफे का इतलाक हो चुका है? क्योंकि अक्सर तो ऐसा भी होता है और हम देखते हैं कि कारोबारी हजरात अभी तक नोटिफिकेशन ही आता है तो फ़ौरन से अपने पुराने स्टॉक के ऊपर भी कीमतें बढ़ा देते हैं।
मेरे पास जो फिगर्स हैं सबा, उसमें इंसुलिन की कीमत में 1300 रुपए इजाफा हुआ है एक पैकेट में, और इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होती है जो बहुत जरूरी है। जरा कीमत पूछिएगा, आपके पास कंपैरिजन में क्या आ रहा है? जी बिल्कुल, दवाओं की कीमतों की बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि 2 रोज़ कबल ही मेरे वज़ीर आज़म के मुआविन बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात हुई थी, तो उन्होंने अद्वियात की कीमतों के हवाले से सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि देखें जी, जो 1 रुपये का टीका है, अगर वो उसको हमने 4 रुपये का टीका कर दिया तो उसको हम 200% तो नहीं कह सकते। और क्योंकि मार्केट में एक आम सा टीका है जो हर किसी मर्ज को लगाया जाता है, और वो जो है कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया था क्योंकि उसकी कीमत जो है बढ़ नहीं रही थी, तो हमने मजबूरन उसकी कीमत बढ़ाई है। लेकिन बात आप इंसुलिन की कर रहे हैं, तो मेरे पास भी ये इंसुलिन का एक पैकेट पड़ा, और जो 4100 वाला था वो 46 से 4700, और जो 3100 का था वो 42 से 4300 तक का जो है इंसुलिन का एक जो पैकेट है वो मिल रहा है। और इंसुलिन की कीमत जो है ये बढ़ाई गई है। इंसुलिन को छोड़े अगर हेपेटाइटिस के मर्ज़ की दवा जो है उसके जिक्र करें तो मेरे पास ये एक टीका मतलब टैबलेट्स हैं, और इसकी कीमत अभी 2 से 3 रोज़ कबल ही कंपनी ने बढ़ाई है। पहले इसकी कीमत थी 7000 रुपये, और इस वक्त इसकी जो कीमत है वो 1303 रुपये, और 7000 रुपये इसकी कीमत थी, और 13300 रुपये इसकी कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। 7000 से 13,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया हेपेटाइटिस की इन गोलियों की कीमत में। इसी तरह अगर दूसरी अद्वियात का जिक्र करें तो इसी तरह अगर दूसरी अद्वियात का यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स का यही कहना है कि पेनाडोल जो है वो इन 6 से 8 वो पता बढ़ा है, लेकिन 15 से 20 रुपए के इजाफे से कुछ नहीं पता बढ़ा। अगर ये बड़ी अद्वियात की स्पेशली इंसुलिन जो है वो मुझे से बात की तो उनका भी यही कहना था, इनकी कीमत जो है वो एकदम से बात की, और इंसुलिन हर घर दवाओं की है। लेकिन जब हमने बहुत कम कीमत बात की तो उनका भी यही कहना था कि हमने अद्वियात की जो कीमतें हैं उन दवाओं की कीमतें बढ़ाई हैं जो बहुत कम कीमत थी। लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने ये 7 कीमत है जिस टीका 13,300 रुपए तक का देखा है, तो आपने जिस तरह से बताया है कि ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कीमत है जिस अद्वियात की आप बात कर रही हैं। 94 जो अद्वियात हैं जिनकी कीमतें हैं 94 कौन इनमें से लिस्ट है, कितनी ज्यादा है जिनकी 100% बढ़ाई है, 200% या फिर मामूली इजाफा हुआ है, इस तरह से कैटेगोरिकली बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो 94 अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई थी उनमें ज़्यादातर वो अद्वियात हैं जो जान बचाने के लिए काम आती हैं, जिनमें अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है या कोई ज़ख्मी होता है, एमरजेंसी बुनियादों पर उसको हॉस्पिटल लेकर ले जाता है, तो उन अद्वियात की कीमतों में कैंसर हो गया, हामला ख़वातीन के जितने मसाइल हैं उनमें, और टीबी के अद्वियात है, सबसे ज़्यादा जो एकदम से महंगी हुई है जिसकी कीमत एकदम से कंपनी की जानिब से बढ़ाई गई है वो इंसुलिन है। हेपेटाइटिस जो है इस वक्त पाकिस्तान में ये मर्ज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कैंसर का मर्ज़ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी तरह और भी जो अद्वियात हैं, ज़ाहिर सरकारी अस्पतालों में अगर अद्वियात हमें मिल रही हैं तो जो कम कीमत अद्वियात है वही दी जाती है, महंगी अद्वियात जो है वो सरकारी अस्पतालों में भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो आम जो घरेलू अफराद हैं उनका यही कहना है कि जहाँ पर उनका 2000 बिल मिसाल के तौर पर बनता था वहाँ पर उनका दवाओं का जो बिल है, आपका बहुत शुक्रिया हबीब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उनका 2000 बिल मिसाल के तौर पर बनता था वहाँ पर उनका दवाओं का जो बिल है, आपका बहुत शुक्रिया हबीब, आपका भी। आई एम एक्चुअली स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सिचुएशन। मुझे जेन्युइनली टेंशन होना शुरू हो गई है, स्पेशली जब आपको लाइव बराह रास्त फार्मेसी से इंफॉर्मेशन मिल रही हो। आप देखें, हेपेटाइटिस एक ऐसा मर्ज जो बहुत तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। वो इंजेक्शन वाला सीजन तो अबाउट हो गया, ये मेडिसिन थी मजीद हो गई। कैंसर पेशेंट्स को आप देख लें, शुगर पेशेंट्स आप देख लें, ब्लड प्रेशर पे, मतलब कौन लोग हैं जो अब मेडिसिन अफोर्ड कर पाते हैं। बिल्कुल काफी ज्यादा मसला है ये। और 94 जो लिस्ट जारी की है इस पे आप भी देखिएगा मार्केट में जाकर के कौन सी अद्वियात महंगी हुई हैं, कौन सी नहीं हुई हैं, और फिर ये भी देखना है कि अब इसका नाजायज फायदा उठाते हुए फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं या फिर जो फार्मेसी वाले हैं वो हर अद्वियात की कीमत ये कह के ना बढ़ा दें कि जी हुकूमत ने अद्वियात महंगी कर दी, क्योंकि ये 94 है। इस पर भी आपने ही चेक रखना है, क्योंकि शायद जिन्होंने चेक रखना था वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखते। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब जज्बा और पावर हो किसी चीज़ को कुछ करने की, माइंडसेट आप ये बना लें तो कोई रिसोर्सेज की कमी, कोई इलाका, कोई स्कूल, एकेडमी, ट्यूशन्स कुछ आपके रास्ते में हायल नहीं हो सकता। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है मंडी बहाउद्दीन के एक लड़के ने, जिसने मैट्रिक में 998 मार्क्स लिए हैं, अपने स्कूल में टॉप किया है विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। और फिर ये इसने किया कैसे, क्या इसका अज़्म है, किस तरह से इसने ये पोजीशन लेने के लिए मेहनत की, इस पर बात करेंगे। नियाज खान ही हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 998 नंबर लिए हैं और कोई रिसोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था पास। बहुत मतलब घराने से ताल्लुक है, परेशान झोंपड़ी में रहते हैं अबू ज़र, मतलब लाइट नहीं है वहाँ पर, बिजली नहीं है और उसके बावजूद बड़ी मेहनत की उन्होंने। बिल्कुल। अब नियाज खान से हम बात करते हैं कि इतनी मेहनत कैसे कर ली और क्या किसने इसकी मदद की और पढ़ाई कैसे की। अस्सलाम वालेकुम नियाज, पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, 998 नंबर आपने हासिल किए हैं और अपनी फैमिली का आपने सर फख्र से बुलंद किया है। कैसे किया ये? आपके पास तो रिसोर्स भी इतने थे, लोग कहते थे हमारे पास पढ़ने के लिए हालात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने तो वो सब कुछ गलत साबित कर दिया। आपने इतने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जो पोजीशन ली है, कैसे किया ये? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 24 चैनल न्यूज़ वालों का और मंडी बहाउद्दीन से 24 चैनल न्यूज़ के इंचार्ज लियाकत नकवी साहब का, जो मेरी आवाज़ बने। मुझे पढ़ने का शुरू से बहुत शौक था, लेकिन मेरे पास वसाइल की कमी थी। और मैं जब रात को हमारी बिजली भी नहीं, ना ही हमारे पास घर है, मैं स्कूल दिन को मेरे पास टाइम नहीं होता, थोड़ा सा टाइम होता तो मैं दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ा करता था, लेकिन रात को हमारे पास बिजली नहीं थी तो स्कूल जाता था, लेकिन कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। जी 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 जी। तो अच्छा नियाज, हम आपके वीडियोस भी देख रहे हैं कि आप साथ साथ खेतों में काम भी करते हो, कैसे मैनेज करते थे और क्या बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड रहना पड़ता था इतने नंबर लेने के लिए? नहीं सर, पढ़ाई के लिए इतना फोकस भी था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा घर का था। रात को बिजली भी नहीं थी, लेकिन दिन भर थोड़ा सा टाइम बचता था तो काम पढ़ लिया करता दरख्त के नीचे बैठ कर, लेकिन घर में काम ज्यादा करना पड़ता था। जबरदस्त। तो ट्यूशन वगैरह भी पढ़नी पड़ती थी एक्स्ट्रा, या फिर मतलब ऑब्वियसली हेल्प चाहिए होती है आपको फिर इतने नंबर लेने के लिए? मदद किसने की आपकी, कोई उस्ताद या फिर कोई दोस्त? नहीं, किसी ना मैंने ट्यूशन पढ़ी है, ना ही मेरे घर पर कोई दोस्त मुझे पढ़ाने के लिए आता था। मैं जो भी पढ़ा बस स्कूल में ही पढ़ा था। अच्छा, स्कूल की स्टडीज के ऊपर फोकस करके माशाल्लाह आपने इतने अच्छे नंबर लिए और गवर्नमेंट स्कूल मांगट में पहली पोजीशन भी ली। करना क्या चाहते हो नियाज? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है। आपका एम क्या है? जी मैं पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ और मेरी फुल कोशिश है कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊँ, अपने मुल्क की खिदमत करूँ, अपने मुल्क की हिफाजत और उसकी तरक्की के लिए काम करूँ। तो आगे क्या करना है? कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई ऐसा प्लान है आपका? जी, कॉलेज में लेना, DPS मंडी बहाउद्दीन में जो उसको लेना है, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं इतने मैं दाखिला ले सकूं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हमेशा मदद की, आइंदा भी आपकी मदद करेगा। और नियाज ये बताएं, आर्मी में आपने SSC को चूज किया हुआ है, SSC कमांडो बनना चाहते हैं, उसमें क्या खास बात है? ये कि एक ईमानदारी की नौकरी है और अपने मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए एक बहुत ही अच्छी नौकरी है ये, इसलिए मैं ये नौकरी करना चाहूँ। वैसे तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम जज बन जाओ, कोई वकील बन जाओ, लेकिन मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ अपने वतन की हिफाजत से मोहब्बत के लिए, उसे हिफाजत के लिए करना चाहता हूँ। यही वो जज्बा है जो हमारे हर नौजवान में होना चाहिए। नियाज, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जिस तरह से आप अपने घर के कामकाज देखते हो, रोजगार का जरिया भी आपने वहीं पर जो घर वालों के लिए कर रहे हो, लेकिन साथ साथ स्टडीज को कंटिन्यू रखे हुए। अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करे कि आप जो भी करना चाहते हो आप उसमें जरूर कामयाब हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू नियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अज़म, हौसला, मुल्क की खिदमत जवान की ख्वाहिश है और इसने अभी तक जो पूरी की वो भी बड़ी ज़बरदस्त, आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको कामयाब करेगा। आमीन। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 28 सितंबर और आज की डेट की मुनासबत से पाकिस्तान की शोबिज़ की इंडस्ट्री की एक मारूफ अदाकारा मावरा हुसैन की उनकी बर्थडे है, तो उनको हम बर्थडे विश करते हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मावरा। और ये सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो जो है कल रात को पोस्ट हुई, जब उनको एक सरप्राइज़ दिया गया और ये आई थिंक मिडनाइट केक कटिंग सेरेमनी जो बहुत ज़्यादा एहतमाम से की जाती है वो हुई। और मावरा हुसैन अपनी 27वीं
सालगिरह मना रही हैं और उन्होंने अपनी कैप्शन में ये मेंशन भी किया दैट मीन्स शी इज़ नॉट हाइडिंग इट कि वो 27 साल की हो गई है। बिल्कुल, अब 27 साल की हो चुकी हैं वो और ऑब्वियसली बर्थडे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मनाई है उन्होंने, जो भी सरप्राइज़ था ये, और काफ़ी खुश भी नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें माबरा हुसैन की, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा नाम उन्होंने बनाया बड़े थोड़े वक्त में। इसके अलावा उन्होंने भारत में भी काम किया एक मूवी में, और अभी भी वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, कुछ ड्रामाज में काम कर रही हैं। इसके अलावा भी ख़ास शूट्स में वो उनको बड़ा पसंद किया जाता है, फ़ोटो शूट्स में। तो एक अच्छी अदाकारा है, और पाकिस्तान की इनकी बहन वो भी बड़ी फेमस अदाकारा है। बिल्कुल, और उनके बहनोई भी फरहान सईद की जो है साली है। और इसके साथ साथ इनका आजकल का जो ड्रामा है सबात बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। जी आ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर एंड मूविंग ऑन, हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी है, और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक ऐसे मुसाफिर ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया। वैसे तो हवाई जहाज़ में सफ़र करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब पूरे का पूरा जहाज़ खाली हो और आप अकेले मुसाफिर हो, और जहाज़ आपको आपकी डेस्टिनेशन और ये कोई चार्टर्ड प्लेन नहीं था, ये ऐसे नहीं कि उन्होंने ये जहाज़ बुक करवाया है। इत्तफाकन इनके साथ ऐसे हुआ कि वो जब जहाज़ में बैठे तो उन्हें ये मालूम हुआ कि 5 हैं अमले के स्टाफ और ये अकेले हैं और कोई और जहाज़ में नहीं है। तो जब ये जहाज़ के अंदर एंटर हुए, ऑब्वियसली जब बोर्डिंग हुई, तो फिर इनको मालूम हुआ कि इसमें कोई सफ़र उनके साथ नहीं करेगा। थाईलैंड में ये रहते हैं, कोस समुई उन्होंने जाना था, थाईलैंड का एक आइलैंड है। तो जब वो जा रहे थे कोस समुई तो उन्हें मालूम हुआ कि वो अकेले हैं। तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली इसकी पिक्चर्स भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, और वो वायरल हो चुके हैं। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहीम सलीम मौजूद हैं थाईलैंड से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का। अच्छा, अगर तो मैं ये कहूँ एंड इफ यू डोंट माइंड कि ये प्रोटोकॉल क्यों, एक कमर्शियल प्लेन कभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि एक अकेले मुसाफिर को लेकर चला जाए, किसी और ने फ्लाइट बुक नहीं कराई तो वो कैंसिल कर देते हैं या कहीं और शिफ्ट कर देते हैं या टाइम चेंज कर देते हैं। ऐसा ये कैसे हुआ, ये जरा थोड़ी स्टोरी बताइएगा। तो दरअसल बैंकॉक एयरवेज एक बहुत ही ऐसी एयरलाइन है जो डायरेक्टली बैंकॉक आती है, और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, काफी लोग आइलैंड पे आते हैं बनाने, टाइम ऑफ रिटर्न फ्लाइट जो होती है, तो इसीलिए संडे का किस्मत है कि वो एक फ्लाइट। तो बेसिकली किस्मत की बात है कि वो अकेली फ्लाइट थी और रूटीन है कि वहाँ से फ्लाइट्स इन और आउट आ रही हैं। तो आप बताएं, आप वहाँ पे जॉब करते हैं या वैसे ही गए थे? क्योंकि ये भी हमने देखा आपकी वीडियो में कि आपको बहुत शौक है टूरिज्म का और पूरी दुनिया फिरना चाहते हैं आप, और गोल्ड मुसाफिर के तौर पर भी आपका मेरा ख्याल है अब आपका टारगेट है कि मैं बन जाऊँ एमिरेट्स के। तो ये बताएं कि किस सिलसिले में गए थे आप? तो मैं कोसुमुई में यही काम करता हूँ, एक जिला मैनेजर में पिछले 10 महीने से, और हाँ, पूरी दुनिया घूमने का शौक है, ख्वाहिश है, ख्वाब है। और एमिरेट्स में पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेंबर बना था, और ये साल अगर कोविड नहीं होता और मच ट्रैवल ओपन होता तो गोल्ड या इंशाल्लाह प्लैटिनम भी देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रहीम, मुझे ये बताइएगा, मैं तो अभी तक आपकी उसी स्टोरी में स्टक हूँ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ तो आप बेहतर समझते हैं कि सिनेमा घर में सिर्फ 2 लोग हों तो वो कहते हैं मूवी नहीं लगानी, हमने अगले शो में देखें। तो जहाज में आपको वो अकेले ले गए, ये प्रिविलेज क्यों? मतलब क्या कहना था अमले का? ऑब्वियसली लिमिटेड फ्लाइट्स तो होती हैं, लेकिन क्या आपकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था? नहीं, फ्लाइट इन एनी केस रिटर्न मैं जैसे बोल रहा था, रिटर्न फुल थी कोसुमुई से बैंकॉक। तो जो यहाँ के मुसाफिर थे जिन्हें वापस बैंकॉक जाना था, वहां पहुंचना था, वो फ्लाइट फुल थी। तो 4 बजे की जो फ्लाइट थी वो छोटी एयरक्राफ्ट है, इट्स एन ATR, और उसके बाद जो फ्लाइट थी वो 5-6 बजे की थी। तो दिन की 4 फ्लाइट ही होती है, लेकिन क्योंकि रिटर्न फ्लाइट यहाँ से फुल थी तो उन्हें वो फ्लाइट एनीवेज ऑपरेट करनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत के मैं जस्ट इन टाइम मैं वो सीट ले सका। तो फिर रहीम, जब आप एंटर हुए क्या फीलिंग थी? आपने सोचा क्या लगा? जहाज खाली है, आपने सोचा होगा कि कोई मसला तो नहीं हो गया, मुझे अकेले बिठा दिया है, क्या होगा आगे? आप डर तो नहीं गए थे?
नहीं, मैं असल में सुबह से मैं सफर कर रहा था, मैं प्रोविंसेस की तरफ गया था, नॉर्थ की तरफ। एक हफ्ता मेरी छुट्टी थी, मैं घूमने गया था और मैं काफी थक गया था क्योंकि मैंने सुबह से दो बसेस चेंज की थी, एक और फ्लाइट ली थी दूसरे एयरपोर्ट के लिए, फिर ये मेरी दूसरी फ्लाइट थी जो यहाँ आने के लिए, तो मैं बहुत थका हुआ था। लेकिन जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मैं बहुत माशाल्लाह बहुत खुश हो गया और एकदम रिजॉइस हो गया, एकदम जैसे प्राइवेट चार्टर जिसे हम कहते हैं कि ख्वाब होता है। कभी आप सोचते नहीं है कि आपके पास इकलौता आप अकेले पैसेंजर होंगे, पूरा जहाज आपके लिए खाली होगा, तो बहुत बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज था। और मेरे लिए खास एक छोटी मिनी बस जो है वो बैंकॉक एयरवेज ने टर्मिनल से लेके जहाज तक, और जहाज के अंदर भी कोई डिले नहीं, कोई स्टॉप नहीं। अमूमन हम देखते हैं कि जब आप बोर्डिंग करते हैं तो आप वेट कर रहे होते हैं कि बाकी सब आ जाएंगे, इस केस में कोई वेटिंग नहीं। हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है, और स्पेशली क्योंकि मैंने ना खुद भी थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाफ जहाज खाली था, ऐसे नहीं था कि पूरा का पूरा जहाज खाली था, लेकिन वो इतना बड़ा तैयारा था, इट वाज अ फुल कमर्शियल जेट, और मैंने 12 आवर्स फ्लाइट किया। और अब उधर आप सोचें 12 आवर्स में से 11 आवर्स मैं सोती रही, क्योंकि मैं सीट पर जाकर बस आराम से लेट गई, और 3-4 कंबल्स, क्योंकि आपको प्रिविलेज मिलती है तो आप सब कुछ जो है वो आपको लगता है आप ही के लिए। तो आई होप आपने भी ठीक ठाक खाया होगा, नींद पूरी की होगी, जहाँ मर्जी जाके बैठ गए, से नजारा कर लिया। क्या क्या किया उस दौरान, ये भी बताएं। तो मैं अलग अलग सीटों पे बैठा। मैं यूजुअली बैठता हूँ, तो मैं आफ्टर टेक ऑफ मैं मिड में भी बैठा, मैंने कुछ तस्वीरें भी ली। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम जो लोग फॉलो करते हैं वो जानेंगे कि काफी उसमें स्टोरीज आती रहती है। मैं आइलैंड की बहुत स्टोरीज डालता हूँ और अपनी ट्रैवल की स्टोरीज डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। तो वो सब किया, थोड़ा काम भी किया, क्योंकि एक हफ्ते से मैं ट्रैवल कर रहा था, छुट्टी पे था, तो अच्छा रहीम, थोड़ा काम ये भी बताएं कि ऑब्वियसली आप अब अकेले थे तो सारा प्रोटोकॉल भी आपको ही मिला होगा, जो अमला था, जो क्रू होता है, और जो वहाँ पे एयर होस्टेस हैं या जो भी मेज़बान होते हैं प्लेन के, उनकी सारों की तवज्जो तो आपकी तरफ ही होगी। बिजनेस क्लास में भी बैठने का शायद मौका मिला हो इस दौरान, क्योंकि सारा जहाज खाली, जहाँ मर्जी बैठ जाएं। तो कैसे टाइम गुजारा, प्रोटोकॉल फुल एंजॉय किया? जी बिल्कुल, पूरा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बिजनेस क्लास नहीं है क्योंकि छोटा प्लेन था, ATR है, तो सिर्फ इकोनॉमी ऑपरेशन है। मेरे को काफी लोगों ने सवाल किया है कि बिजनेस क्लास में आप गए, आपने बैठे, तो बिजनेस क्लास है ही नहीं, एक ही क्लास होती है, 72 सीटर प्लेन है। लेकिन आपको फील तो आ गया ना बिजनेस क्लास वाला, क्योंकि प्रोटोकॉल, प्रिविलेज, अकेले। हाँ, पूरा प्लेन ही बिजनेस क्लास है इन दिस केस, तो हाँ, मैंने कैबिन क्रू से जो बातचीत भी की, उनसे दोस्ती भी बन गई उनके साथ, और मैं उनके एक्सपीरियंस आपके साथ साथ ये सफर जो है वो हमने भी एंजॉय पिक्चर्स में और आपकी स्टोरीज सुनते हुए। वेल, इस तरह की चीजें बड़ी रेयर होती हैं, सो आई थॉट